तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो कि नान होता है वो उस पैट्रिज की बातों को सुनने के बाद खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो मुझे हेवन गॉड रियलम या उससे नीचे के जो कल्टीवेटर है उनके साथ में फाइट करने की अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। और इतना सोचकर कि नान पैट्रिज का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि पैट्रिज, इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या आप मुझे एक मैप भी दे सकते हो जिससे कि मैं जो स्मॉल वर्ल्ड है उनके अंदर घूम सकूँ। जो सुनकर पैट्री जो होता है वो किनान से बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं किसी को बोलकर तुम्हारे लिए जो मैप है उसका इंतज़ाम करा देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो पैट्रीच होता है वो किन्नान को एक बैच देता है, और वो बैच देने के बाद उसे बोलता है कि अगर कुछ भी हो तो तुम जो स्काई व्हील रियलम है उसके अंदर घूमने के लिए आ सकते हो। और उससे अलग अगर तुम किसी मुसीबत का सामना करो तो तुम इस बैच को एक्टिवेट कर सकते हो। हम लोग जो है वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो पैट्रिज का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि पैट्रिज, मुझे ये चीज़ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब किन्नान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि मैप का भी इंतज़ाम हो जाता है, जिसे लेने के बाद किन्नान पैट्रिज से बोलता है कि पैट्रिज, बहुत बहुत शुक्रिया मैप देने के लिए। अगर फ्यूचर में आपको कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं भी आपकी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनकर पैट्रिज जो होता है वो भी हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, मैं भी विश करूँगा कि जो तुम्हारे कल्टीवेशन का पाथ है वो स्मूथली बीते। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपनी पावर की मदद से स्पेस के अंदर एक क्रैक जो होता है वो बनाने लगता है, और हम देख पाते हैं कि कुछ ही पल में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रैक जो होता है वो स्पेस के अंदर बन जाता है, जिसके अंदर किन्नान भी चला जाता है। और उस स्पेस के अंदर चले जाने के बाद अब जो किन्नान होता है वो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर कर आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि इमोर्टल असैसिन्स वॉर के अंदर इंटर करने के लिए मुझे जो इमोर्टल बैज है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो एम्प्रेस फीयू है उसे एक बार मुझे इस बारे में पूछना चाहिए। और इतना सोच कर अब जो कि नान होता है वो एम्प्रेस फीयू के द्वारा दिया गया जो वो हाथ का रिबन होता है उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो सबसे पहले उसे मैसेज सेंड करते हैं। और इतना सोच कर किन्नान मैसेज को सेंड कर देता है, जिसे पाने के बाद एम्प्रेस फीयो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम सैंग जिंग टियान स्मॉल वर्ल्ड जो है उसके अंदर आ जाओ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे तो यहाँ पर इमोर्टल बैच को बनाने के लिए बस इसके जोरा की ज़रूरत थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिर आखिर ये मुझे सैंग जिंग टियान स्मॉल वर्ल्ड के अंदर क्यों बुला रही है। लेकिन छोड़ो, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इससे यहाँ पर कोई भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि वैसे भी अभी मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 2 दिनों का टाइम लगेगा, तो इसीलिए 2 दिनों तक मुझे यहाँ पर बैठकर जो डीमन वेपनरी इमोर्टल आर्ट है उसे प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि मुझे तब मिला था जब मैं पिछली बार 9 हेवन के अंदर आया था। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो मैप को निकाल लेता है, और मैप को निकाल कर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो स्काई व्हील रियलम है इसके अंदर टोटल 5 पावरफुल फैक्शन है, जिन सभी के पास में इमोर्टल वेसल मौजूद है। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 9 हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर जो इमोर्टल वेसल है वो फ्लाइंग बोट को कहा जाता है। और अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर पांचों की पांचों सेक्ट की लोकेशनों को देखने लगता है, और उनकी लोकेशनों को देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जो 9 स्ट्रीम सेक्ट है उसके अंदर जाऊँगा। और किन्नान की इतना सोचते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो किन्नान होता है वो 9 स्ट्रीम सेक्ट के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो 9 स्ट्रीम सेक्ट है इसका व्हील रियलम के अंदर अगर इसका कंपैरिजन जो है वो यून चैन रियलम से किया जाए तो ये तो उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे आसपास में ही यहाँ पर 3 हेवन गॉड रियलम के एक्सपर्ट मौजूद है, और उसी के साथ में यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में अर्थ गॉड रियलम के एक्सपर्ट मौजूद है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से पूछता है कि दोस्त, क्या तुम यहाँ पर इमोर्टल वेसल के लिए आए हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर इमोर्टल वेसल के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं सैंग जिंग टियान स्मॉल वर्ल्ड जो है उसके अंदर जाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ में चलिए, क्योंकि जो इमोर्टल वेसल है वो पूरी तरह से चलने के लिए तैयार है। और इतना बोल कर अब वो बंदा जो होता है वो किन्नान को लेकर जाने लगता है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में इमोर्टल वेसल जो होती है वो खड़ी होती है, जिन्हें देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर बस 1-2 इमोर्टल वेसल ही मौजूद होगी, लेकिन जरा देखो तो यहाँ पर तो काफ़ी सारी इमोर्टल वेसल मौजूद है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि एक इमोर्टल वेसल के चले जाने के बाद अगले 3 दिनों तक तुम्हें अगले इमोर्टल वेसल का इंतज़ार करना पड़ता है, जब तक कि वो पूरी तरह से फुल ना हो जाए।
लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो तुम आज बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि एक काफ़ी अच्छी सॉफ्ट सीट जो है वो यहाँ पर बची हुई है। जो सुनकर के नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि शायद मैं आज लकी था। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किनान से बोलता है कि वैसे तुम्हें यहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इमोर्टल वेसल है उसे यहाँ पर सुप्रीम वेपनों के फ्रेगमेंट से बनाया गया है, जिसके कारण पूरी इमोर्टल वेसल के चारों तरफ एक ओरा जो होता है वो इमोर्टल वेसल के पैसेंजरों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करता रहता है, ताकि रिफ्ट के अंदर से होकर गुजरते टाइम यहाँ पर कोई भी मुसीबत ना हो। लेकिन इससे पहले कि आप इमोर्टल वेसल के अंदर जाकर राइड का मजा लो, उससे पहले आपको पे जो है वो कहना पड़ेगा। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको। जो सुनकर के नाना रो बंदा भी रुककर पीछे की तरफ देखने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो भागते हुए आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी लग रहा होता है। और अब वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर, क्या तुम अपनी सीट जो है वो मुझे दे सकते हो? मैं यहाँ पर तुम्हारे इस एहसान को हमेशा याद रखूँगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस बंदे से बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मुझे खुद भी यहाँ पर सीट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं अपनी सीट जो है वो तुम्हें नहीं दे सकता। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है उसे भी गिन्नान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गिन्नान को गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो दूसरा बंदा जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि देखो, हमारे 9 स्ट्रीम्स एक्ट के जो पैट्रीज है उन्होंने यहाँ पर जो रूल है वो बनाया हुआ है, जो पहले आएगा उसे ही पहले मिलेगा। तो इसीलिए भी अरे कल्टीवेटर, आपको यहाँ पर गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगली वेसल जो है वो 3 दिनों के बाद यहाँ से जाएगी, तो उसके लिए अभी से यहाँ पर तुम 3000 इमोर्टल रोक पे कर अपनी सीट जो है वो बुक कर सकते हो। और अब इमोर्टल स्टोन का नाम सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मैं काफ़ी जल्दबाजी में जो लाओ शैन सेक्ट का पैट्रीज था उसके पास से निकल गया, और मैंने उसे यहाँ पर 9 हेवन के अंदर यूज होने वाली करेंसी के बारे में पूछा ही नहीं कि तो क्या अभी यहाँ पर ये पॉसिबल है कि मैं जो उसने मुझे बैच दिया था उसका इस्तेमाल कर कुछ करेंसी बना पाऊँगा। और अब किन्नान के फेस को देखने के बाद जो वो इमोर्टल वेसल वाला बंदा और जो वो दूसरा पर्सन होता है वो किन्नान की तरफ देखने लगते हैं। और जो वो इमोर्टल वेसल वाला बंदा होता है वो किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर, क्या इसका मतलब ये है कि आपके पास में इमोर्टल स्टोन मौजूद नहीं है? और तभी वो दूसरा बंदा जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम यहाँ पर इमोर्टल वेसल के अंदर सवारी करना चाहते हो, जबकि तुम्हारे पास में 3000 इमोर्टल स्टोन भी नहीं है। चुपचाप यहाँ पर जो अपना स्पोर्ट है उससे गिव अप कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही ऊपर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में इमोर्टल स्टोन नहीं है तो चुपचाप यहाँ पर लोगों का टाइम बर्बाद मत करो और अपना स्पोर्ट जो है वो दूसरे को दे दो। जो सुनते के साथ ही अब बाकी लोग भी किन्नान के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, और वे किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम लोगों का टाइम जो है वो बर्बाद करना बंद करो। हम लोग पहले से ही यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी से यहाँ पर जो अपना स्पोर्ट है उसे गिव अप करो। जो सुनते के साथ ही वो इमोर्टल वेसल वाला बंदा जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन लगता है कि यहाँ पर आपको अपने स्पोर्ट से गिव अप करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो लाओ शैन सेक्ट के पैट्रीज के बैच को निकालते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पर किसी को बुलाता हूँ जो कि मेरे लिए इमोर्टल स्टोन जो है वो लेकर आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि ठीक है, मैं इस पर्सन के लिए यहाँ पर 3000 इमोर्टल स्टोन जो है वो पे करने के लिए तैयार हूँ। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि सीनियर ब्लड आई, ये तो आप हो। और इतना बोलने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो हाफ हेवन गोल्ड रियलम पर जा चुकी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब जो ब्लड आई होता है वह हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि 2 दिनों पहले जब तुमने जो डीमन वेपनरी इमोर्टल आर्ट था उसे प्रैक्टिस किया था, तो उस टाइम पर मुझे तुम्हारी प्रेजेंस जो थी वो फील हो गई थी, जिसे महसूस करने के बाद मैंने गेस किया कि तुम स्काई व्हील रियलम के अंदर जा रहे हो, तो मैं इसीलिए यहाँ पर आ गया। और जरा देखो तो मेरा जो गैस है वो बिल्कुल सही बैठा। और इतना बोलते के साथ ही जो लड़ाई होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि केवल इतना कम टाइम बीता है, लेकिन इतने कम टाइम में ही ज़रा एक बार इस बच्चे की कल्टीवेशन तो देखो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके ओरा को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये ह्यूमन गॉड रियलम से ऊपर जा चुका है, तो इसीलिए मानना पड़ेगा कि मेरी आंखें जो थी उसने मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया, मैंने सही इंसान को चूज़ किया था। और ब्लड आई की इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी ब्लड आई को उसकी जगह पर 3000 स्टोन पे करने के लिए शुक्रिया था बोल देता है। और किन्नान के शुक्रिया था बोलते के साथ ही जो लड़ाई होता है वो वहाँ पर इमोर्टल वेसल वाले बंदे को 3000 इमोर्टल रोग भी पे कर देता है। और उसके बाद वो ऊपर खड़े हुए बंदे से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर 20,000 इमोर्टल स्टोन देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम अपना स्पोर्ट मुझे दे देते हो तो।
और 20,000 इमोर्टल स्टोन का नाम सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सीनियर मैं खुशी खुशी आपको अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और एल्डर जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग 1 मिनट रुको। और अब उस एल्डर को देखने के बाद जो इमोर्टल वेसल वाला बंदा होता है वो भी उसे एल्डर बोल कर ग्रीट करने लगता है। जिसके बाद अब वो एल्डर जो होता है वो सभी कल्टीवेटरों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे कल्टीवेटर हो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब ये इमोर्टल वेसल जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए आपको जो अगली इमोर्टल वेसल है उसका इंतज़ार करना होगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और एक बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर हम लोग जो है वो यहाँ पर क्यों इंतज़ार करें, हम लोगों ने 3,000 इमोर्टल स्टोनों को पे किया और हम यहाँ पर 3 दिन से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तुम चाहते हो कि हम और 3 दिन इंतज़ार करें। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे 9 स्ट्रीम्स एक्ट के पास में पावर है तो तुम अपनी पावर का इस तरह से इस्तेमाल करोगे। जो सुनते के साथ ही वाइल्डर जो होता है वो उनसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लिखता है कि आप लोग जो है वो सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो। यहाँ पर हमारा सेक्ट जो है वो आप लोगों को इस इमोर्टल वेसल से नहीं निकालना चाहता था, लेकिन जो लोगो क्लैन का इनर डिसाइपल है वो इस इमोर्टल वेसल का इस्तेमाल करना चाहता है, तो इसीलिए आप लोगों को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना होगा। और अब 9 के ये लोगो क्लैन का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो एकदम से सीरियस हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो इमोर्टल वेसल के अंदर पर्सन बैठे हुए होते हैं वो ये लोगो क्लैन के इनर डिसाइपल का नाम सुनकर काफ़ी घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि क्या यहाँ पर लोगो क्लैन का इनर डिसाइपल आ रहा है। और उन लोगों को इतना बोलते हैं कि शादी हम उस बंदे को देखते हैं जिसने कि अपने स्पोर्ट को ब्लड आई को भेजा था और वो अपने मन में सोचता है कि सच में हमारा तो नसीब ही खराब है, क्योंकि लोगो क्लैन यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हम लोगो क्लैन जो है उसे बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकते। वो 9 हेवन इमोर्टल रियलम के सबसे फेमस एक्टों में से एक है, जिसका सबसे बड़ा कारण है लोगो क्लैन की स्ट्रेंथ, क्योंकि लोगो क्लैन के पास में 2 पेयरलेस रूलर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस एल्डर के सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुम हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो, वो भी बस लोगो क्लैन के इनर डिसाइबल की यहाँ पर इज्जत के लिए, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग जाएंगे? क्या होगा अगर हम यहाँ से जाने से मना कर दे तो? और किन्नान की बातों को सुनने के बाद ऊपर खड़े हुए कल्टीवेटर जो होते हैं वो भी अपने सरों को पकड़ लेते हैं और वे अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये ब्रैड कहाँ से आया है, क्या ये नहीं जानता कि जो लोगो क्लैन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम बेफालतू के यहाँ पर पंगे लेने की कोशिश मत करो। क्या हुआ अगर तुम्हारे पास में एक हाफ स्टेप हेवन गॉड रियलम का एक्सपर्ट है तो? और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लोग क्लैन का डिसाइपल जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि एल्डर डू क्या हुआ, अभी तक आपने जो इमोर्टल वेसल है उसे क्लीन क्यों नहीं कराया? जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो लोगो क्लैन के डिसाइपल से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यंग मास्टर लोगो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये पर्सन जो है वो यहाँ से नहीं जाना चाहता है, जबकि मैंने आपकी आइडेंटिटी भी इसको बता दी। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई जो कि यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी जानने के बाद भी हमारे लोगो क्लैन की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। लगता है कि उसका ज़िंदगी से मन भर चुका है। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि टियान जी होता है। और अगर गाइज आप इस टियान जी के बारे में भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। और गाइज अगर आप इस बंदे के बारे में भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि किन्नान जब गॉड हीरो स्कोप कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था तो उस टाइम पर जो साउथ हेवन गेट था उसने जो लोगो क्लैन था 9 हेवन इमोर्टल रियलम का उसके अंदर से 5 जीनियसों को बुलाया था। और उन पांचों का जो लीडर था वो यही पर्सन था जो कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ को अपने साथ में उठाकर लेकर जाना चाहता था, लेकिन उस टाइम पर जो कि नान था वो इसे मारने ही वाला था, लेकिन उस टाइम पर ये वहाँ से भाग गया था। और अब टियान जी को वहाँ पर देखते के साथ ही जो कि नान होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि टियान जी तो ये तुम हो। और अब किन्नान को अपने सामने देखकर तो जो टियान जी होता है उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि यंग मास्टर किन्नान आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और इतना बोलकर अब जो टियान जी होता है वो भी पीछे हटने लगता है और वो पीछे हटते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मास्टर जो है वो 9 हेवन के अंदर कब आ गया। और टियान जी को अब किन्नान को यंग मास्टर बोलता हुआ देखने के बाद जो वहाँ पर खड़ा हुआ एल्डर होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो टियान जी है वो लोगो क्लैन का इनर डिसाइपल है, लेकिन उसके बाद भी वो इस पर्सन को यहाँ पर यंग मास्टर किन्नान बोलकर संबोधित कर रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बंदे की आइडेंटिटी कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। अच्छा हुआ कि मैंने बेफालतू की बकवास कर इस यंग मास्टर को यहाँ पर ऑफेंड नहीं किया, नहीं तो हो सकता था कि यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा सेक्ट भी तबाह हो जाता।
और उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो टियान जी से बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। लेकिन पिछली बार तुम लगी थे जो कि मेरे हाथों से बचकर निकल गए थे, लेकिन किस्मत तो देखो तुमको दी चलकर मेरे गेट के सामने आ चुके हो। तो इसीलिए इस बार तुम्हारा यहाँ से जिंदा बचकर जाने का कोई भी चांस नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने पंच को तैयार कर लेता है। और अब इस चीज को देखते के साथ ही तो वो एल्डर जो होता है वो और भी ज्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये पर्सन जो है वो पागल हो चुका है जो कि ये टियान जी को मारना चाहता है। और उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही अब जो टियान जी होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि यंग मास्टर किन्नान प्लीज़ मेरी लाइफ जो है उसे बख्श दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जो देखने के बाद टियान जी और भी ज़्यादा शौक होता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, इसकी स्ट्रेंथ तो यहाँ पर अर्थ गॉड रियलम पर जा चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो टियान जी होता है वो अपने पास से तालिस्मान को निकाल लेता है। तालिस्मान को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इसे नहीं मार सकता, तो इसीलिए मुझे यहाँ से बस भागना होगा। और टियान जी की इतना सोचते ही कि नान जो होता है वो आकर अपने अटैक को करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो टियान जी होता है वो कि नान के अटैक से बचते हुए एकदम से वहाँ से भागने लगता है। जो देखकर कि नान हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम बचकर भाग पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसके ऊपर स्काई स्ट्राइक अटैक को करता है, जिस कारण हमें दोबारा से वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस बार भी जो टियान जी होता है वो कि नान के अटैक से बचते हुए वहाँ से भाग कर निकल जाता है। जो देखने के बाद जो कि नान होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो गुस्से से बोलता है कि डैम इट, ये बास्टर्ड जो है वो दोबारा से भाग गया। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो ब्लड आई के पास में आ जाता है, जो देखने के बाद ब्लड आई की नान से बोलता है कि किन्नान मानना पड़ेगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो सुनकर किन्नान भी हंसने लगता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो उस एल्डर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जो टियान जी है वो यहाँ से भाग चुका है, तो क्या अब ये इमोर्टल वेसल यहाँ से जाएगी। जो सुनने के बाद वो एल्डर भी घबराते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अभी के अभी इस इमोर्टल वेसल को यहाँ से निकलवाने का इंतज़ाम करता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी ब्लड आई के साथ में बोट के अंदर जाने ही लगता है और उसे बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर बोट के अंदर चलते हैं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो बोट होती है वो स्पेस के अंदर जा रही होती है। और अब जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर मैप के हिसाब से बात की जाए तो मुझे स्काई व्हील रियलम से यहाँ पर शैंगजिंग टियान स्मॉल रियलम तक पहुँचने में कम से कम 4 दिनों का टाइम जो है वो लग जाएगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो लड़ाई होता है वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम शैंगजिंग टियान स्मॉल वर्ल्ड जो है उसके अंदर जा रहे हो, तो क्या तुम एम्प्रेस फियो की जो फैक्शन है उसे ज्वाइन करना चाहते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने उससे बोला था कि वो अपना पीयरलेस रूलर ओरा जो है वो मुझे दे दे ताकि मैं अपने लिए इमॉर्टल बैच जो है उसे बना सकूँ, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं उससे पहले मिलने के लिए आऊँ। जो सुनकर ब्लड आई जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि सीनियर एम्प्रेस व्यू की अगर बात की जाए तो वो बाकी पेयरलेस रूलरों से बहुत ही ज़्यादा अलग है। वो पूरे 10 सालों में केवल एक ही बैच जो है वो देती है, जिसके लिए कि यहाँ पर बहुत सारे जीनियस जो होते हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करने के लिए आते हैं ताकि वे एम्प्रेस व्यू का जो इमोर्टल बैच है उसे प्राप्त कर सके। जो सुनकर जो कि नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लड़ाई से बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा क्यों, क्या एम्प्रेस फियो के द्वारा दिया गया जो इमोर्टल बैज होता है उसके अंदर कोई खास बात होती है। जो सुनते के साथ ही जो लड़ाई होता है वो कि नान से बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो मुझे लगता है कि तुम एम्प्रेस फियो के बारे में ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं जानते। अगर एम्प्रेस फियो की बात की जाए तो जो एम्प्रेस फियो है वो 9 हेवन इमोर्टल रियलम के जो सबसे स्ट्रॉन्ग पेयरलेस रूलर है उनमें से एक है। अगर यहाँ पर एम्प्रेस फियो की अचीवमेंट की बात की जाए तो जो 3 ग्रेट सुप्रीम डोइजम फैक्शन है शैंगजिंग टियान की, जो एम्प्रेस फियो है वो उनकी पैट्रीच है। और केवल इतना ही नहीं, जो 9 हेवन सुप्रीम्स है वे पर्सनली यहाँ पर एम्प्रेस फियो के पास में मिलने के लिए आए हैं ताकि वे उसे यहाँ पर अपने वॉइस लीडर के लिए रिक्रूट कर सके, लेकिन उसने उन सभी के ऑफरों को रिजेक्ट कर दिया। जो सुनकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो एम्प्रेस फियो है वो चाहती है कि मैं इमोर्टल बैच को पाने के लिए यहाँ पर बाकी के जो टैलेंटेड कल्टीवेटर है उनके साथ में कंप्लीट करूँ। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर ब्लड आई, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो ये 3 सुप्रीम डोइजम फैक्शन है शैंगजिंग टियान की, आखिर ये क्या है। जो सुनने के बाद ब्लड आई भी उसे ओके बोल देता है। और इतना बोलकर वो किन्नान को बताता है कि जो 9 हेवन इमोर्टल रियलम है इसके अंदर टोटल यहाँ पर 30 सुप्रीम डोइजम फैक्शन है, और अगर बात की जाए शैंगजिंग टियान की तो उसके अकेले के पास में ही 3 यहाँ पर सुप्रीम डोइजम फैक्शन है।
और अगर बात की जाए इन तीनों सुप्रीम डोइजम फैक्शनों के नाम की, तो इसमें से सबसे पहली का नाम है स्काई टाई हुआंग सेक्ट, दूसरे का नाम है सैन किंग एंशिएंट सेक्ट, तीसरे का नाम है हेवन इल्यूजनरी एंसेस्टर सेक्ट। जिनमें से सबसे पावरफुल जो है वो स्काई ताई हुआंग सेक्ट है, क्योंकि उसके पास में 2 नाइन हेवन सुप्रीम मौजूद है और बाकी के जो दोनों फैक्शन है उनके अंदर एक एक नाइन हेवन सुप्रीम मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक बैच को निकाल कर किन्नान को देते हुए उसको बताता है कि ये नाइन हेवन इमोर्टल जेड है, जिसके अंदर की ये यहाँ पर रिकॉर्ड्स को रखता है उन फैक्शनों के जिन फैक्शनों के ऊपर जो पेयरलेस रूलर है वो रूल करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उस बैच को ले लेता है और उस बैच को लेने के बाद वो उनसे बोलता है कि क्या इसके अंदर जो सैंग जिंग टियान के जीनियस है उनकी रैंकिंग देखने के लिए मिलेगी। जो सुनने के बाद ब्लड आई जो होता है वो किन्नान को बताता है कि केवल इतना ही नहीं बल्कि इसके अंदर तुम्हें उन डिसाइपलों की बी क्लास का पता लग पाएगा जिन्होंने कि 4 एक्सट्रीमिटी लेवलों को मास्टर किया हुआ है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर पेयरलेस जीनियस जो है वो कहा जाता है। और केवल इतना ही नहीं, जिन फैक्शनों को पेयरलेस रूलर जो है वो लीड करते हैं उनके डिसाइपलों के सामने तुम्हें उनके टाइटल जैसे कि कोर डिसाइपल, इनर डिसाइपल और आउटर डिसाइपल के टाइटल भी देखने के लिए मिलेंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट की, तो तुम्हारे टैलेंट को देखने के बाद मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि तुम बहुत ही आसानी से किसी भी सुप्रीम डोजम फैक्शन को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जिस कारण तुम बेफालतू की जो ट्रेबल है उससे बच पाओगे। और केवल इतना ही नहीं, हो सकता है कि तुम जो एम्प्रेस फ्यू है उसके यहाँ पर कोर डिसाइपल भी बन जाओ, जिससे कि तुम्हें और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो सुनने के बाद के नान फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसका बेफालतू की प्रॉब्लमों से क्या मतलब था। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि अभी मैं इस चीज़ के लिए कोई भी जल्दबाजी जो है वो नहीं करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जो इमोर्टल बैज है उसे प्राप्त करूँगा, जिसके बाद ही मैं यहाँ पर कोई फैसला जो है वो लूँगा। जो सुनकर ब्लड आई जो होता है वो कि नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं अब तुम्हें जो नाइन हेवन इमोर्टल रियल है उसके बारे में बाकी की इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। जो सुनने के बाद कि नान भी उसे थैंक यू बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 5 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो इमोर्टल वेसल होती है वो एक पोर्टल को पार करते हुए बाहर आ जाती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो वहाँ पर एकदम से बहुत ही ज़्यादा ऑरा निकलने लगता है। और वहाँ की ऑरा को देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि जैसे कि नाइन हेवन इमोर्टल रियलम से उम्मीद ही की जा सकती थी, यहाँ पर जो ऑरा मौजूद है इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर ही आ चुका हूँ। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कि नान है वो अभी के टाइम पर नाइन हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर ही है। और लेकिन चूंकि जो नाइन हेवन इमोर्टल रियलम है इसे अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल वर्ल्डों के अंदर बांटा हुआ है, जैसे कि ये सैंग जिंग टियान जहाँ पर कि नान जो है वो एम्प्रेस फियो से मिलने के लिए आया है। वैसे तो ये नाइन हेवन इमोर्टल रियलम का ही हिस्सा है, लेकिन चूंकि नाइन हेवन इमोर्टल रियलम को छोटे छोटे स्मॉल वर्ल्ड के अंदर बांटा गया है तो इसीलिए इस जगह का नाम सैंग जिंग टियान है। इसे आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि हमारी पृथ्वी है, लेकिन हमारी पृथ्वी को यहाँ पर अलग अलग कंट्री के अंदर जो है वो बांटा गया है। इसी तरह से जो नाइन हेवन इमोर्टल रियलम है इसे अलग अलग स्मॉल वर्ल्ड के अंदर बांटा गया है। और जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर कोई कंट्री पावरफुल है तो कोई कंट्री बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर है तो कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो उसी हिसाब से नाइन हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर जो स्मॉल वर्ल्ड मौजूद है वो कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तो कोई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी और आप लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होगे। और किन्नानो जहाँ के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर जो हेवन पैटर्न होता है वो एकदम से रिएक्ट करने लगता है। जो देखकर किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ओवरलेस हेवन पैटर्न है वो यहाँ पर एकदम से रिएक्शन करने लगा। क्या इसका मतलब ये है कि जो ओवरलेस हेवन पैटर्न है उसका नाइन हेवन इमोर्टल रियलम से कोई लेना देना है? अगर ऐसा हुआ तो चलो मुझे इसकी जो मिस्ट्री है उसके बारे में पता लग जाएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद सभी कल्टिवेटरों से बोलता है कि मेरे प्यारे सीनियरों, हम लोग जो है वो सैंजिंग टियान स्मॉल वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं और जो इमोर्टल वेसल है वो यहाँ से आगे नहीं जाएगी। तो आपको जिस सिटी के अंदर भी जाना हो यहाँ पर एरे जो है वो मौजूद है, आप यहाँ पर एरे की मदद से अपनी पसंदीदा सिटी के अंदर जा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वे उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ होती है उन्हें लगा देते हैं और जो कि नान होता है वो लड़ाई से बोलता है कि चलो सीनियर अब यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलने के बाद अब सभी लोग उससे उतरने लगते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने सुना कि जो इमोर्टल एम्परर वैन लैन है उसने इस बार फैसला किया है कि वो टोटल 30 से इमोर्टल बैच जो है वो देगा।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि केवल वैन लैन इमोर्टल एम्परर ही नहीं बल्कि जो चैन जवान है इमोर्टल एम्परर और बाकी के जो 6 इमोर्टल एम्परर है वो भी इस बार 30 इमोर्टल बैच जो है वो देने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो एक और बंदा होता है वो बोलता है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि जो एम्प्रेस फीयू है वो केवल 10 सालों में एक ही इमोर्टल बैच जो है वो देती है, जबकि बाकी के जो इमोर्टल एम्परर है वो इतने ज़्यादा बैच देते हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसीलिए तो जो एम्प्रेस फीयू का इमोर्टल बैच है वो इतना ज़्यादा इंपोर्टेंस रखता है। क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जीनियस जो है वो आए हुए हैं जो कि पिछले 2 दिनों और 2 रातों से यहाँ पर लगातार फाइट कर रहे हैं। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि देखकर ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आया हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही उसके हाथ में जो एम्प्रेस फीयू का रिबन होता है वो एकदम से रिएक्शन करने लगता है, जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या एम्प्रेस फीयू ने मेरे आने को सेंस कर लिया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि किन्नान से बोलती है कि कल्टीवेटर किन्नान, आपको यहाँ पर जो आपकी लेफ्ट साइड के अंदर एरे है उसकी मदद से जो चैंगलान एंशिएंट सिटी है उसके अंदर आना होगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये आवाज़ लगता है कि ये कोई एम्प्रेस फीयू का सबऑर्डिनेट होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ब्लड आई होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो कहाँ पर जाने वाले हैं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो ब्लड आई को बताता है कि मुझे एम्प्रेस फीयू का मैसेज आया है और उसने कहा है कि मुझे यहाँ पर जो एम्प्रेस फीयू की चैंगलान एंशिएंट सिटी है उसके अंदर जाना होगा। और अब चैंगलान एंशिएंट सिटी का नाम सुनकर जो ब्लड आई होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है कि चैंगलान एंशिएंट सिटी, लगता है कि जो एम्प्रेस फीयू है वो अपनी पास्ट से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। जो सुनकर किन्नान भी उसे हाँ बोल देता है। और किन्नान के हाँ बोलते के साथ ही हमारा व्यू चैंगलान एंशिएंट सिटी जो होती है उसके ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो किन्नान और ब्लड आई होते हैं वो भी यहाँ पर फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर कर आ चुके होते हैं। और वहाँ पर आने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इस एंशिएंट सिटी के अंदर तो टोटल 13 इमोर्टल जो है वो मौजूद है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान, मैं एम्प्रेस फीयू का सबऑर्डिनेट हूँ और उसने मुझे कमांड दी है कि मैं आपको अपने साथ में लेकर जा सकूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सिटी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि 2 बंदे एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि एम्प्रेस फीयू का सबऑर्डिनेट जो होता है वो भी किन्नान को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान को बताता है कि जो ये इमोर्टल एसेसियन वॉर है ये यहाँ पर ख़त्म ही होने वाली है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर इंतज़ार कीजिए। और इतना बोलकर अब वो बंदा जो होता है वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर जो एम्प्रेस फीयू है वो यहाँ पर चाहती क्या है। लेकिन छोड़ो वो यहाँ पर क्या चाहती है, इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पर जो बैटल है वो देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे यहाँ पर जो 9 हेवन इमोर्टल रियलम के एक्सपर्ट है उन्हें देखने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और अब उन्हें वहाँ पर फाइट करता हुआ देखने के बाद जो ब्लड आई होता है वो बोलता है कि इनमें से तो एक वैन लैन इमोर्टल एम्परर का इनर डिसाइपल है और दूसरा जीजू इमोर्टल एम्परर का इनर डिसाइपल है। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो एम्प्रेस फीयू का इमोर्टल बैज है वो यहाँ पर इमोर्टल एम्पररों के जो इनर डिसाइपल है उन्हें भी अट्रैक्ट कर लेगा। और ब्लड आई के इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो दूसरे वाले को हरा देता है और जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बैटल का विनर है नंबर 13। और अब यहाँ पर जो फाइनल फाइट है वो होने वाली है, तो मैं फाइनल फाइट के जो रूल है उन्हें अनाउंस कर देना चाहता हूँ। जो नंबर 13, नंबर 19, नंबर 27, नंबर 28 और नंबर 34 है वो यहाँ पर एक साथ में जो नंबर 2 है उसे फाइट करने वाले हैं। और जो भी यहाँ पर आखिरी तक डोजो के अंदर जो है वो खड़ा हुआ रहेगा उसे यहाँ पर एम्प्रेस फीयू का जो इमोर्टल बैच है वो मिल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो नंबर 13 होता है वो वहाँ पर हंसते हुए बोलता है कि मैंने इन लोगों को यहाँ पर अपने साथ में टीम अप करने के लिए इसीलिए बोला क्योंकि मैं इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड था कि आखिर ये नंबर तो कौन है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नंबर 2 आखिर तुम कहाँ पर चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को यहाँ पर देखने के बाद तुम इतना ज़्यादा डर चुके हो कि तुम हमारे सामने ही नहीं आना चाहते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नंबर 2 होता है वो एकदम से उन लोगों के सामने आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद जो वो नंबर 2 होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए मेरे टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत करना, तुम पाँचों के पाँचों एक साथ में मुझसे फाइट कर सकते हो। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने तो चारों एक्सट्रीमिटी लेवलों को मास्टर किया हुआ है। ये पहली बार है मैं किसी ऐसी पर्सन को देख रहा हूँ एम्प्रेस फीयू से अलग जिसने कि चारों एक्सट्रीमिटी लेवलों को मास्टर किया हो।
और अब उस बंदे को देखने के बाद जो लड़ाई होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि ये तो वैन जियाओ है, जिसे कि लोग प्यार से लिटिल पैंग एम्परर भी बुलाते हैं। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि लिटिल पैंग एम्परर आखिर इसका क्या मतलब है। जो सुनने के बाद जो लड़ाई होता है वो कि नान को बताता है कि जो वैन जियाओ है उसका फादर जो है वो गोल्डन विंग पैंग एम्परर है, जो कि नाइन हेवन इमोर्टल रियलम जो है उसका एक पेयरलेस रूलर है। और लड़ाई की इतना बोलते के साथ ही अब जो उसके भी पांचों अपोनेंट होते हैं वो भी वैन जियाओ को पहचान लेते हैं और वे वैन जियाओ को पहचानते हुए बोलते हैं कि वैन जियाओ ये तो तुम हो। जो सुनकर वैन जियाओ जो होता है वो उनसे बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम सभी लोग जो है वो मुझे अच्छे से जानते होगे, तो इसीलिए अगर तुम लोग यहाँ पर गिव अप करना चाहते हो फाइट से तो तुम गिव अप कर सकते हो। इस तरह से हम लोग बेफालतू का जो टाइम है उसे बचा लेंगे। जो सुनकर जो उनमें से नंबर 13 होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि बेफालतू के एरोगेंट बनना बंद करो, हम लोगों को बस टीम अप कर कर तुम्हारे साथ में यहाँ पर 1000 सेकंड तक फाइट करनी है। अगर हम 1000 सेकंड तक खड़े रहे तो इस फाइट को हम लोग जीत जाएंगे, तो इसीलिए हम हारने वाले बिल्कुल नहीं। जो सुनकर वैन जियाओ जो होता है वो उनसे बोलता है कि क्या तुम लोगों को इस चीज़ के ऊपर यकीन है कि मेरे सामने तुम लोग जो है वो सर्वाइव भी कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो वे सभी होते हैं वो वैन जियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और जो वैन जियाओ होता है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास में क्या है, क्योंकि मैं आज तुम लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल कल्टीवेटर और मेरे जैसे एक फेयरलेस जीनियस के अंदर कितना बड़ा अंतर होता है। और वैन जियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका ओरा जो होता है वो जाकर उनसे टकराता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि वे सभी के सभी जो होते हैं वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि इस फाइट का विनर है नंबर 2। और चूंकि जो फाइनल फाइट है उसे यहाँ पर नंबर 2 जीत चुका है, तो इसीलिए इमोर्टल बैच जो है वो उसका होता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैन जियाओ को वहाँ पर इमोर्टल बैच दे दिया जाता है। और अब वैन जियाओ की पावर को देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलता है कि जैसे कि नाइन हेवन इमोर्टल रियलम के पेयरलेस जीनियस से उम्मीद ही की जा सकती थी, सच में इसकी कल्टीवेशन जो है वो आउटस्टैंडिंग है। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस वैन जियाओ के साथ में यहाँ पर फाइट करूँ तो मुझे भी इसे हराने के लिए कम से कम अपनी 60% स्ट्रेंथ जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और किन्नान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस फियू का सबऑर्डिनेट जो होता है वो वहाँ पर अपेयर हो जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो वैन जियाओ से बोलता है कि इमोर्टल बैज का यहाँ पर जो ये सीजन था ये ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए आप लोगों का शुक्रिया इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और इससे अलग मैं आप लोगों को एक और चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ। इस बार एम्प्रेस फियो जो है वो यहाँ पर 2 इमोर्टल बैच देने वाली है। पहला तो वैन जियाओ को जाता है और दूसरा इमोर्टल बैच जो है वो यहाँ पर किन्नान को दिया जाता है। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फियो का वो सबऑर्डिनेट होता है वो वहाँ पर किन्नान को जो इमोर्टल बैच होता है वो दे देता है, जिसे लेने के बाद अब जो किन्नान होता है वो भी एम्प्रेस फियो का शुक्रिया अदा बोलता है। और हम देखते हैं कि वो रिबिन भी वहाँ से गायब हो जाता है। और अब गिन्नान को इमोर्टल बैज लेता हुआ देखने के बाद वैन जियाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन आखिर है कौन, क्योंकि इसने यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एम्प्रेस फियो जो थी उसने अपना इमोर्टल बैज ही से दे दिया। और वैन जियाओ के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो ब्लड आई से बोलता है कि सीनियर चूँकि यहाँ पर का कंपटीशन खत्म हो चुका है तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर कि नान जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वैन जियाओ कि नान को आवाज़ लगाकर रोक देता है। और वो कि नान की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन से इमोर्टल रियलम से बिलोंग करते हो और आपका मास्टर कौन है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पर चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर से आया हूँ और जो मेरा मास्टर जो है वो कोई नाइन हेवन सुप्रीम नहीं है। और अब गिन्नान की बातों को सुनने के बाद जो नंबर 13 होता है वो भी उठने लगता है और वो उठते हुए बोलता है कि क्या ये चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर से है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वैन जियाओ होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मैंने सुना था कि जो एम्प्रेस फियो थी वो लोअर रियलम से यहाँ पर आई थी, जिसे कि चैंगलान कॉन्टिनेंट कहा जाता था, तो क्या तुम भी उसी चैंगलान कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आए हो। जो सुनकर के नान जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ, जहाँ से एम्प्रेस फियो यहाँ पर आई थी मैं भी उसी जगह से आया हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लकी है, क्योंकि एम्प्रेस फियो को इससे उम्मीद है, इसीलिए उसने इसे अपना इमोर्टल बैज दे दिया क्योंकि ये उसी की जगह से बिलोंग करता है। और वैन जियाओ के इतना सोचते के साथ ही एकदम से एक कल्टीवेटर जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि प्यारे कल्टीवेटर, क्या आप अपना बैज जो है वो मुझे भेज सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे कल्टीवेटर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि आने के बाद किन्नान से बोलते हैं कि प्यारे कल्टीवेटर उसकी बात मत सुनो, अपना इमोर्टल बैज जो है वो मुझे भेज दो। तभी एक और बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जितना चाहूँ उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, इमोर्टल बैज जो है वो मुझे दे दो।
और अब उनकी इस तरह की हरकतों को देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो इरिटेट होते हुए उनसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कोई भी सेल जो है वो नहीं करने वाला, तो इसीलिए इमॉर्टल बैच के बारे में भूल जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोग रास्ते से हटो। और इतना बोलते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज कर उन लोगों को डरा कर वहाँ से हटा देता है। जिसके बाद अब वैन जियाओ जो होता है वो कि नान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हारे यहाँ पर टैलेंट को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इमॉर्टल बैच होने के बाद भी तुम कभी भी इमॉर्टल रियलम पर पहुँच सकते हो, तो इसीलिए तुम्हें इससे गिव अप कर देना चाहिए और ये मुझे सेल कर देना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पर 5 हेवन गोल्ड वेपन जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम मुझसे यहाँ पर जो इमॉर्टल बैच है उसे लेना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर मुझे यहाँ पर कोई भी हेवन गोल्ड वेपन जो है वो देने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस मेरे साथ में यहाँ पर फाइट कर सकते हो। अगर तुम मुझे यहाँ पर हरा देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जो इमॉर्टल बैच है वो दे दूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ पर हरा देता हूँ तो तुम्हें यहाँ पर इस तरह से बात करने के लिए मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। तो बताओ क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे फाइट कर सको। जो सुनते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो उन लोगों में से हो जो कि दिन में यहाँ पर जागती आंखों से सपने देखते हैं, तो ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो उड़ते हुए आने लगती है। और उस लड़की को देखने के बाद जो वैन जियाओ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि जियान जी ये तो तुम हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो जियान जी नाम की लड़की होती है वो नीचे आ जाती है, जिसे देखने के बाद वैन जियाओ जो होता है वो जियान जी से बोलता है कि जियान जी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान जी होती है वो वैन जियाओ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वो किन्नान से बोलती है कि प्यारे कल्टीवेटर क्या आप अपना इमॉर्टल बैच जो है वो मुझे सेल कर सकते हो, इसके बदले में मैं आपको इमॉर्टल वेपन जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। और अब जियान जी को वहाँ पर देखने के बाद जो लड़ाई होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो जियान जी है जो कि सर से इमॉर्टल फ्लैश को पोजेस करती है, मैंने नहीं सोचा था कि ये भी यहाँ पर आएगी। और इतना बोलकर वो किन्नान को बताता है कि ये लड़की जो है वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम डोइजम फैक्शन जो है उसकी नंबर 1 इनर डिसाइपल है। और अगर बात की जाए वो सुप्रीम डोइजम फैक्शन की तो उसका नाम सैन किंग इंसेंट सेक्ट है और उसी के साथ में जो पेयरलेस रूलर है वहाँ का ये उसकी सक्सेसर भी है। और अब सरसेन इमॉर्टल फ्लैश का नाम सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये सरसेन इमॉर्टल फ्लैश क्या होता है। जो सुनते के साथ ही जो लड़ाई होता है वो किन्नान को बताता है कि इस तरह के रूमर्स फैले हुए हैं कि जिस टाइम पर इसने हेवन गोड रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू किया था तो उस टाइम पर इसने 80% 4 एक्सट्रीमिटी लेवल जो है उन्हें भी मास्टर कर लिया था। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसे देखने के बाद मैं इस चीज़ को यहाँ पर क्लियरली कह सकता हूँ कि इसने चारों एक्सट्रीमिटी लेवल जो है उन्हें मास्टर कर लिया है। और केवल इतना ही नहीं, जो डाउ रियलम है ये उसके साथ में भी थोड़ा बहुत कनेक्ट है। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो डाउ रियलम होता है ये कोई कल्टीवेशन का रियलम नहीं है, बल्कि जो 4 एक्सट्रीमिटी लेवल होते हैं उनसे ऊपर जो लेवल आता है उसे डाउ रियलम कहा जाता है, जिसे कि जो किन्नान है उसने पहले से ही मास्टर किया हुआ है। और किन्नान ने उसे मास्टर तब किया था जिस टाइम पर उसने गॉड ऑफ वार की जो बॉडी थी उसे अपनी बॉडी के साथ में पूरी तरह से मर्ज कर लिया था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो टियान जी होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि एम्प्रेस फियो का जो इमॉर्टल बैच है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होता है, इसीलिए एक इमॉर्टल वेपन इनफ नहीं होने वाला, तो तुम मुझे बता सकते हो कि आगे तुम्हें इसके लिए कितने इमॉर्टल वेपन चाहिए। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि कितने भी नहीं। और जियान जी के इतना बोलते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो जियान जी से बोलता है कि जियान जी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें इमॉर्टल बैच जो है वो दे दूंगा, तो फिर तुम्हें वो इससे बाय करने की क्या ज़रूरत है। और वैन जियाओ की बातों को सुनने के बाद जो जियान जी होती है वो उसे बोलती है कि यहाँ पर पहले से ही एक और इमॉर्टल बैच मौजूद है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो ब्रदर वैन जियाओ है उनकी मदद नहीं चाहती, क्योंकि मैं बेफालतू के लोगों का फेवर जो है वो अपने ऊपर रखना नहीं चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो मासूम सा फेस बनाते हुए जियान जी से बोलता है कि जियान जी आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें इस चीज़ के बदले में कुछ चाहिए होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान जी होती है वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि प्यारे कल्टीवेटर तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप अपने इमॉर्टल बैच को किस चीज़ में यहाँ पर बेचना चाहोगे। और जियान जी के इतना बोलते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए गुस्से में किन्नान से बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमने जियान जी को जो है वो ये बैच भेज दिया तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
और अब वैन जियाओ की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी उसकी तरफ घूरने लगता है और उसकी तरफ घूरते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच में मुझे मार भी पाएगा। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो जियान जी को मना करते हुए उसे बोलता है कि कल्टीवेटर जियान जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे खुद ही इमॉर्टल बैज की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं जो इमॉर्टल बैज है वो आपको नहीं बेच सकता। और अब गिन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो वैन जियाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये बच्चा जो है वो काफ़ी स्मार्ट है। और वैन जियाओ के इतना सोचते के साथ ही जो जियान जी होती है वो गिन्नान से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हें यहाँ पर फोर्स नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए जियान जी से बोलता है कि सिस्टर जियान जी, आपको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं, इस ब्रेड को मैं आपके लिए पेट कर अभी जो इमोर्टल बैज है वो इससे लेकर आपको देता हूँ। जो सुनकर जियान जी जो होती है वो वैन जियाओ से बोलती है कि वैन जियाओ, यहाँ पर इस कल्टीवेटर को भी इमोर्टल बैज की ज़रूरत है, तो फिर तुम उसके लिए जो चीज़ें है उसे डिफ़िकल्ट क्यों बना रहे हो? मैंने उससे पहले ही पूछ लिया था, वो एक्सचेंज करना नहीं चाहता, तो इसीलिए बेफालतू के लोगों को बुली करना बंद करो। और जियान जी के इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि मुझे यहाँ पर किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वैन जियाओ जो है वो मुझे मारना चाहता है तो मैं फ़ाइट के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे साथ में जो है वो फ़ाइट कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझसे फ़ाइट करने के बाद यहाँ पर तुम जो है अपना एरोगेंट वाला नेचर है इसे यहाँ पर ना खो दो, क्योंकि तुम्हारी हालत जो है वो मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी जो है वो कहने वाला हूँ। और अब गिनान की बातों को सुनने के बाद जो जियान जी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो वैन जियाओ को गुस्सा दिला रहा है, लगता है कि ये बंदा यहाँ पर वैन जियाओ की आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो वैन जियाओ होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और वो हंसते हुए गिनान से बोलता है कि ठीक है, तुम अगर खुद ही यहाँ पर मरना चाहते हो तो अब मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना। और अब वैन जी आओगे इतना बोलते के साथ ही जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।